तो यह हमारा सेकंड पार्ट है लेसन नंबर 7 का कुर्ग। कुर्ग कुर्ग एक जगह है यानी हमारे हिंदुस्तान में, और ये लगभग मैसूर के आसपास यानी मैसूर में के आसपास है ये जगह, और ये पर्वतीय जगह है यानी पहाड़ी इलाका है। तो कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, यानी इसको कॉफ़ी का कंट्री यानी कॉफ़ी का देश भी कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हिंदुस्तान में यहीं होती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट बोलते हैं यानी अपने ये वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है, फेमस है। और स्पाइसेस, स्पाइसेस बोलते हैं मसालों को, यानी अपने मसालों के लिए रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वनों के लिए फेमस है, और सबसे ज़्यादा फेमस है ये अपने कॉफ़ी के लिए, यानी इसको कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं मिडवे। मिडवे बोलते हैं मध्य रास्ता यानी बीच में, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इन कोस्टल टाउन बोलते हैं तटवर्ती इलाका, जो समुद्र के पास जो होता है इलाका उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये मैसूर और कोस्टल एरिया ऑफ मैंगलोर के बीच का स्थान है, यानी ये कहीं बीच में पड़ता है। साइट्स ए पीस ऑफ हेवन, यानी ऐसा दृश्य है कि मानो जैसे कोई जन्नत का दृश्य हो। पीस ऑफ हेवन यानी जन्नत का एक टुकड़ा वहाँ पर लगा दिया गया हो, यानी काट कर चिपका दिया गया हो। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड बोलते हैं कोई चीज़ कहीं से लाके दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, यानी ड्रिफ्टेड फ्रॉम बोलते हैं बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाई ईयर, यानी हवा के द्वारा वहाँ से एक टुकड़ा उठाया गया और धरती पर इस जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। यानी ऐसा लगता था कि मानो देवताओं को वहाँ स्वर्ग में से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर इस जगह कुर्ग को फिट कर दिया गया यहाँ पर। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स बोलते हैं यानी छोटी पहाड़ी फिर उससे ज़्यादा बड़ी पहाड़ी, यानी पहाड़ी भरा इलाका है, यानी यहाँ पर ये पथरीली ज़मीन है। हिल्स इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मैटेरियल मैन, यानी मार्शियल मैन। मार्शियल बोलते हैं यानी हैविंग टू डू विद वार, यानी ऐसे आदमी जो जंगों में, वारों में, लड़ाई में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, जिसको बोलते हैं जांबाज। ठीक है ना, मार्शियल मैन बोलते हैं जांबाज को। एक अगर नाम में हम उसकी तारीफ करते हैं तो जांबाज कह सकते हैं उसको। तो बोलता है हिल्स इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, यानी इस बात पर भी यहाँ गर्व किया जाता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा जानदार जांबाज होते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें, एंड वाइल्ड क्रिएचर, और वाइल्ड क्रिएचर का मतलब है यहाँ जो जंगली जीवन है, जानवर हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जहाँ पर घने जंगल होंगे, बरसात बढ़िया होगी तो जीव जंतु वहाँ पर ज़्यादा होंगे, जहाँ छाया ज़्यादा मिले, पानी ज़्यादा मिले, जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ जीव जंतु ज़्यादा होंगे हर तरह के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कीट पतंग होंगे तो छोटे छोटे जानवर, उड़ने वाले पक्षी होंगे, पक्षियों को शिकार करने के लिए बाज और बड़े जानवर होंगे उनका शिकार करने के लिए, और जैसे छोटे मोटे खरगोश हैं, चूहे हैं, उनको करने के लिए जो लोमड़ी है, भेड़िया है, ये सारे जानवरों में चीता, भालू वगैरह सारे कुछ होंगे वहाँ पर। तो कहने का मतलब है जहाँ हरियाली पानी है वहाँ हर जीव मौजूद मिलेगा। तो कहता है कि यहाँ का तो आदमी बहुत ज़्यादा जांबाज हैं, औरतें सुंदर होती हैं, और यहाँ का जो वाइल्ड क्रिएचर है वो भी बहुत ज़्यादा मनमोहक है। कुर्ग और कोडागू, यानी पहले इसको कुर्ग बोलते थे या फिर कोडागू बोलते थे। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी ये कर्नाटक की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिला। ठीक, कर्नाटक यानी कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट है। इज होम ऑफ टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन बोलते हैं सदाबहार, यानी जिसमें कभी भी सूखा नहीं आता, यानी वो हमेशा अच्छे लगते हैं। रेन फॉरेस्ट, वर्षावन, स्पाइसीज, मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लांट हैं वो कॉफ़ी के पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर्ड 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी वो कहता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये लगभग 30%, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट कवर्ड 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी लगभग 30% जो हिस्सा है इस डिस्ट्रिक्ट का वो वर्षा उन्होंने घेर रखा है। यानी कहने का मतलब है 1/3 हिस्से पर इसमें वन है, तो इसका मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा है। ड्यूरिंग द मानसून्स, यानी बरसात का जब मौसम आता है उस दौरान,
इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी मैं अवे बोलते हैं जैसे दूर करना, यानी जैसे वर्षा वन है तो बरसात के मौसम में बरसात बहुत ज़्यादा होगी, तो जैसे नदी नाले हैं या फिर जैसे जो झीलें हैं उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है, वो देखने के लिए ना रहकर वो खतरनाक बन जाती हैं। यानी जैसे जो रास्ते हैं वो पानी की वजह से रुक जाते हैं, इसलिए वहाँ जाया नहीं जाता। इसलिए जब बरसात का मौसम आता है तो जो विजिटर्स हैं वो काफ़ी संख्या में कम हो जाते हैं, यानी वो उनको दूर कर देता है। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और वो कहता है कि जो आनंद का जो मौसम होता है, यानी घूमने फिरने का जो वहाँ दृश्य का आनंद लेने का जो मौसम होता है वो होता है सितंबर से मार्च तक का मौसम। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम एकदम अच्छा होता है, सुहावना होता है। विद सम शॉवर्स, शॉवर्स बोलते हैं हल्की फुल्की बरसातों से, यानी कुछ ही शॉवर्स हो जाती हैं। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, यानी वहाँ का जो मौसम है उसको नापने के लिए, यानी उसको अच्छा रखने के लिए अगर वहाँ हम उसके अवलोकन करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा यानी कभी कभी सितंबर से लेकर और मार्च तक हल्की फुल्की बरसातें हो जाती है, जिससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। द ईयर ब्रीथ्स इन ये इनविगोरेटिंग कॉफीज, यानी वो कहता है द ईयर ब्रीथ्स, यानी ईयर ब्रीथ हवा सांस नहीं लेती, कहने का मतलब है जो हवा में जो सुगंध होती है, यानी जो हवा में महक होती है, या फिर जब वहाँ जाकर सांस लेते हैं तो उस हवा में कॉफ़ी के पेड़ों से जो खुशबू पैदा होती है वो महसूस होती है। यानी अगर आप जैसे सुबह सुबह हमारे यहाँ देख सकते हो, जैसे पेड़ों में, जैसे नीम के जो पेड़ होते हैं उसमें जब बगर आता है ना, फूल आता है, जब वहाँ जो खुशबू उसमें से आती है तो ऐसी आती है हल्की हल्की कड़वी कड़वी सी खुशबू आती, नहीं आती? महसूस किया है कभी? ऐसी आती है और वो खुशबू अच्छी और लगती है, हल्की कड़वी सी। तो कहता है कि उस मौसम में जब उसमें कॉफ़ी के पेड़ों से उस खुशबू, हवा में खुशबू घुल जाती है और वो जब आदमी वहाँ घूमता है तो वो उस खुशबू को महसूस कर सकता है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड द कॉलोनियल बंगलोज, कॉफ़ी स्टेट बोलते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन की जाती हो, यानी जो कॉफ़ी का या चाय का जो पेड़ होता है, पेड़ नहीं कह सकते हम उसको, प्लांट कह सकते हैं, यानी वो लगभग मुश्किल से एक झाड़ी नुमा पेड़ होता है, यानी हाइट 3 फुट से 4 फुट तक बढ़ सकती है उसकी, और उसकी जड़ों में अगर पानी रुक जाता है ज़्यादा देर तक तो वो पेड़ ही ख़त्म हो जाता है, यानी इसलिए उसको ढलानों पर बोया जाता है। अगर बरसात होती है तो पानी ढलक के सारा नीचे आ जाता है, उसमें ज़रूरत के हिसाब जो बचता था वो थोड़ा बहुत रह जाता है, बाकी सारा नीचे आ जाता है। अगर बाई चांस उसके पेड़ पानी रुक जाता है तो वो पेड़ ख़त्म हो जाता है। तो कहता है कि कॉफ़ी स्टेट्स, यानी वो जगह या वो खेत या वो इलाका जहाँ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बोई जाती है। एंड द कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल बंगलोज बोलते हैं यहाँ जैसे जिसका खेत हो या फिर जिसकी वो ज़मीन हो, वहाँ आसपास अपना एक घर बना ले और वहीं से उसकी देखभाल करता हो, बंगलो बोलते हैं मकान को। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री ये कैनोपीज इन प्राइम कॉर्न्स, ठीक है, ये कैनोपीज बोलते हैं रूफ लाइक, यानी कवरिंग दैट फ्रॉम सेटल, यानी एक ऐसी छत जिसको बोलते हैं ऐसे चोंचनुमा, यानी उस पर वो लगाते हैं वो टाइल्स, एक टाइल होता है जिसको हम दीवार में चिपका देते हैं, एक होता है ऊंचा नीचा टाइल होता है जो उसको तुरंत चिपक जाता है। तो ऐसे जो उस बंगलों की जो छत थी उन ट्रीज के नीचे जो पेड़, जैसे जो पेड़ थे उनके आसपास उनको बना दिया जाता था और वहीं पर वो रह जाते थे। और प्राइम बोलते हैं जिसको बेस्ट, और वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर अच्छे लगते थे और वो सूटेबल भी थे। दे फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंडेंट, यानी वो कहते हैं कि ये जो कुर्ग जो प्रजाति है लोगों की, ये हमारी इंडियन की यानी मूलभूत यानी मूल रूप से इंडिया की नहीं है, यानी ये विदेशी नस्ल है आदमियों की जो यहाँ पर रहते हैं। तो द फियर्सली बोलते हैं इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, यानी वो स्वतंत्र लोग जो कुर्ग में रहते हैं। आर पॉसिबली संभवतः ऐसा हो सकता है ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंडेंट, यानी चाहे वो ग्रीक के हों या फिर अरब के लोगों के वो उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं, डिसेंडेंट बोलते हैं जैसे आने वाली जो नस्लें होती हैं उनको, यानी उनकी नस्लों से ये हो सकते हैं। एज वन स्टोरी गोज, यानी एक कहानी के अनुसार ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी एक राजा था अलेक्जेंडर, उसकी आर्मी का एक हिस्सा जो था, यानी जैसे वो यहाँ हमला करने के लिए आया तो कुछ लोग ऐसे थे कि भाई सारी आर्मी वापस चली गई, कुछ लोग एक टुकड़ी थी जो उनसे अलग हो गई और वो वहीं पर शिफ्ट हो गई। जब सारी आर्मी वहाँ से चली गई तो वो रह गई वहाँ पर और वो वहीं पर रुककर
आराम से रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मौसम था, वहाँ की जो प्लांटेशन थी, यानी वहाँ की जो जलवायु थी, वो काफ़ी उनको सूट कर गई और वो वहीं पर सेटल हो गए। A part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractically। यानी जो कहता है कि वहाँ से जब वापस होना मुश्किल हो गया, यानी जो हालात ज़्यादा गंभीर हो गए, तो जो लोग थे कुछ वो वहीं पर रुकने की उन्होंने सलाह बना ली कि यहाँ से जाना तो मुश्किल होगा ही। अगर हम रास्ते में यहाँ से जाते हैं और रास्ते में हमारे हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए वो लोग वहीं पर सेटल हो गए, यानी स्थित हो जाना, यानी वहाँ बस जाना। और दीज पीपल मैरिड अमोंग अस द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल्स ट्रेडिशंस। और यानी वो जो लोग थे वहाँ पर स्थित हो गए, तो वहाँ के जो मौजूदा जो लोग थे, यानी जो वहाँ के मेन रूप से हिंदुस्तानी थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे और इन लोगों में आपस में जो संबंध बने एक दूसरे से, कि जो परंपराएं थी, कल्चर थी, वो शेयर की। जब कल्चर शेयर करने लगे तो एक दूसरे से शादी समारोह यानी ये संबंध भी बनाने लगे। तो वो कहता है कि देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिंग्स, यानी जो मार्शियल तो यहाँ जो लड़ाके थे, वो वहाँ के जो लोग थे उनसे ज़्यादा उन्होंने एक दूसरे से संबंध बनाए और वहीं पर उनके रिलेटिव्स बन गए वो। तो मार्शियल ट्रेडिशंस यानी जो उनके लड़ाकों की जो गौरव गाथाएं थी, परंपराएं थी, भाई जो लड़ाका है वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, यानी उसकी जो जीवन पद्धति वो कैसी होती है। उसके बाद मैरिजेज, शादियों में भी, एंड द रिलीजियस राइट्स, और जो उनके रिलीजियस धार्मिक जो उनके प्रतिबंध थे या उनकी जो रीति थी, रिवाज थे, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करने लगे। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मैन स्ट्रीम्स। मैन स्ट्रीम बोलते हैं ए ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलोड, यानी एक ऐसी परंपरा या एक ऐसा धर्म जिसको बहुत ज़्यादा लोग मानते हों, उसको बोलते हैं मैन स्ट्रीम। मैन स्ट्रीम मुख्य शाखा जिसको बोलते हैं, यानी ज़्यादा चीज़ जो एक जगह पर हो। तो विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मैन स्ट्रीम, और वो कहते हैं कि ज़्यादातर उन लोगों में से जो हिंदू स्ट्रीम के थे, यानी मानने वाले हिंदू धर्म के ज़्यादा थे। और द थ्योरी ऑफ अरबिक ऑरिजिन ड्रॉज स्पॉट्स फ्रॉम द लॉन्ग और ब्लैक कोट, यानी वो कहता है कि द थ्योरी ऑफ अरबिक ऑरिजिन्स, यानी ऑरिजिन्स बोलते हैं वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनका जो पहनावा था। द थ्योरी ऑफ अरबिक ऑरिजिन्स ड्रा स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, यानी विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट नॉन बाय द कोडाउज, यानी एक पहनावा है, यानी जिसमें कंधे से लेकर टखनों तक एक कोट होता था, उसमें कमर पर एक बंद लगा होता था, और उसको जैसे उसको बोलते हैं झल्लर रहा, ऐसा पहना हुआ था उसको। तो वो कहता है कि जो अरब से जो लोग आए थे या फिर वहाँ से आए थे, उनका जो पहनावा था वो था फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट, यानी लंबा कोट होता था, उसमें कमर पर एक बंद लगाया होता था जैसे बांध देते हैं, और उसके बाद ये वेस्ट बेल्ट बाय द कोडाउज, और इसलिए उसको इस पहनावा को इसमें उन्होंने कोडाउज बोला है। नॉन एज अ कुपिया, और आजकल उसको कुपिया के नाम से जाना जाता है, यानी उसका नाम बदलकर कुपिया रखा है। इट रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय द अरबिक एंड द खुर्द, यानी जो कुर्द लोग थे या अरबिक लोग थे उनको कुफिया बोलते थे उस पहनावे को, और यहाँ पर उसको कुपिया लिखा है, यानी अक्षरों में चेंजमेंट हो जाता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बना, ठाकुर था वो पहले, रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन जैसे धीरे धीरे अंग्रेजों से बोलते गए, अंग्रेजों का उच्चारण जो है वो अच्छा नहीं होता, हिंदी के वर्ड उनको अच्छी तरह से नहीं बोलते, वो ठाकुर की जगह टागोर टागोर टागोर, और एंड में उसको टैगोर ही कर दिया। ठाकुर था वो सब, जो ओरिजिनल जो उसका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको टैगोर कर दिया बोलते 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 बोलते। ठीक है, तो टेल्स ऑफ वैलियर स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड द ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, यानी टेल्स ऑफ वैलियर बोलते हैं यानी ऐसी कहानियाँ जो युद्धों में बनाई जाती हैं और उनको अपने बच्चों को सुनाया जाता है बाद में। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी बोलते हैं मेहमान नवाजी को, यानी आपके घर पर कोई आता है आप उसकी कैसी खिदमत करोगे, यानी उसकी आप कैसा वेलकम करोगे, उसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट ए न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैलियर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड द फादर्स, और जब वो अपने उनकी एक कहावत है, यानी कि उनकी परंपरा है कि वो अपने जो
बड़े थे, उनके पहले जो बुजुर्ग गुजर गए थे बुजुर्ग, या फिर जो लड़ाके थे यानी बड़े बड़े योद्धा थे, उनकी कहानी अपने बच्चों को, और जो पिताजी अपने बेटों को या फिर दादी माएँ अपने पोते पातियों को, नवासी नवासियों को बैठाकर सुनाती थी। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है कुर्ग रेजिमेंट, और वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड होता है, यानी हर तरह से डेकोरेटेड, यानी कला से लेकर, हरियाली से लेकर, और ब्रेवरी बहादुरी से लेकर, और मार्शल से लेकर, यानी मार्शल बोलते हैं योद्धाओं को लेकर, यानी उसमें सबसे ज़्यादा उसको डेकोरेट किया जाता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज ए कुर्गी, यानी जो भारत का पहला जो जनरल चीफ था सारी फौज के ऊपर, वो कुर्गी था, यानी कुर्ग का रहने वाला था, उसका नाम था करियप्पा। इवन नाउ, आज भी कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट ए लाइसेंस, और आज भी ये हिंदुस्तान में मौजूद है कि जो कोडाउज होते हैं, यानी जो कुर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फायर आर्म बोलते हैं, जैसे कोई भी हथियार रखने की इजाज़त होती है बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के, यानी उनको वो हथियार रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यानी वो क्या कहता है, जो कावेरी नदी है वहाँ के जो निकलती है, उसमें जो पानी आता है, वो पानी कुर्ग की जो पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है। यह महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यानी महाशीर एक मछली का नाम है जो उस यानी साफ़ सुथरे पानी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, यानी इसमें वो सबसे ज़्यादा मिलती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच, यानी किंग फिशर होती है राम चिड़ैया, जिसको हम एक लंबी चोंची पीली लाल पीली सी एक चिड़िया होती है किंग फिशर, यानी वो गोता लगाती है। दियर कैचेज, अपनी शिकार के लिए। वाइल्ड स्क्वेरल्स एंड द लंगूर्स ड्रॉप द ये पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीवियस ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट्स इन द क्लियर वाटर, यानी वो कहती है कि जब जो एक किंग फिशर है वो अपनी शिकार करने के लिए, मछली खाने के लिए पानी में गोता लगाती है, उसी के दौरान वाइल्ड स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स, यानी जो गिलेरी होती है गिल्लो, वो जैसे उसकी आदत होती है कि कोई भी फल तोड़ा और उसको आधा कुतर कर पानी में डाल देते हैं, ऐसे ही जो लंगूर्स हैं वो क्या करते थे, पानी में वो छोटे छोटे यानी जो फल खाते थे उसको आधा खाकर दूसरे आधे को या तो वो खुद गिर जाता था या वो खुद गिर देते थे। लंगूर ड्रॉप द पार्शियली ईटन फ्रूट्स, पार्शियली बोलते हैं जैसे टुकड़ों के हिसाब से, यानी उसको आधा पर्दा खा लिया और उसको कुतर कर पानी में डाल दिया। ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चीवियस ऑफ एंजॉइंग, यानी आनंद लेने के लिए वो शरारत करते थे। द स्प्लैश बोलते हैं जैसे पानी में एकदम छपाक से एक हलचल होती है, उसको बोलते हैं स्प्लैश। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और उसके बाद जो उसमें इफेक्ट होता था पानी में, जो लहरें पैदा होती थी, उनका आनंद लेने के लिए वो उसमें बार बार फल डाल देते थे। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ्ड द स्कार्ब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, माउथ्स बोलते हैं जो उनको जो हाथियों को चलाते हैं, यानी उनकी जो सवारी कराते हैं वो। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बैथ्ड एंड द स्क्रब्ड, स्क्रब बोलते हैं जैसे नहलाना या उसको रगड़ना, यानी रगड़ के उनको जो माहौत है उनको चलाने वाले जो उसके हाथियों के, वो अच्छी तरह से हाथी भी उसमें नहाने का आनंद लेता था और वो जो माहौत भी वो भी। द मोस्ट लैड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर रैफ्टिंग, ये रैपलिंग बोलते हैं इसमें। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जिक एडवेंचर विद रिवर रैफ्टिंग, रैफ्टिंग बोलते हैं जैसे गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन ए रॉक, यानी किसी चट्टान से, जिसको बोलते हैं ना एडवेंचर, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर आदमी आनंद लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, यानी जैसे झील होती है उसमें जैसे पर जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ उसको ऊपर चोटी से नीचे की ओर पानी में डाइव लगाते हैं या रस्सी के सहारे उतरते हैं, या जैसे अपना कोई भी काम करते हैं यानी अपने आनंद लेने के लिए। जैसे जंगल है, जंगल में जैसे रस्सी जो हैं वो पुल बनाए जाते हैं रस्सियों के, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, या फिर एक पर्वत से दूसरी जो वैली होती है घाटी को पार करने के लिए
उनमें वो अपना एडवेंचर ढूंढते हैं, यानी अपनी खुशी के लिए लोग जैसे रस्सी के सहारे पर्वत पर चढ़ना होता है, या फिर जैसे ज़्यादा हाई लेवल के जो पेड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, उन पर चढ़ना होता है, यानी अपनी खुशी के हिसाब से वो कुछ भी करते हैं। तो वो एक दूसरे में अपने जो उसको शौक होते हैं उनको एडवेंचर में बदल कर और फुल आनंद लेते हैं वहाँ पर। कैनोइंग, कैनोइंग बोलते हैं जैसे छोटी छोटी नौका होती है ना हमारी, उनमें जैसे नाव होती छोटी, उनकी रेस भी होती है नौका नाव की, यानी उसमें 1 या 2 आदमी बैठते हैं और चप्पू से उसको बढ़ाते भगाते हैं आराम से। रैपलिंग यानी पानी में इधर उधर घूमना, या फिर पानी में गोता मारना, या किसी के जैसे अटखेलियाँ करना। रॉक क्लाइंबिंग, जैसे मैंने अभी बताया था भाई, रस्सी के सहारे चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। एंड द माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग बोलते हैं जैसे पर्वतारोही जो होते हैं, जैसे पर्वतों पर चढ़ते हैं। जैसे हम अगर कोई भी जैसे हमारा प्रोग्राम बनता है भाई हमको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो ऐसा तो है नहीं कोई छोटा सा पहाड़ भग के चढ़ जाएंगे। 8,848 मीटर की ऊंचाई, लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई, तो ऐसे चढ़ जाएंगे कि उस पर बहुत हिम्मत चाहिए वहाँ पर चढ़ने के लिए। तो उसको बोलते हैं माउंटेनियरिंग, यानी अपने आनंद को, शौक को ऐसी जगह लगाना जहाँ वो उसका खूब मज़ा उठा सके। और न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस राइन आर ए फेवरेट विद द ट्रैकर्स। ट्रेल्स बोलते हैं पैथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, यानी ऐसी जगह जैसे पैदल चलने की वजह से जैसे जंगलों में रास्ता पड़ जाता है, उसी के हिसाब से जैसे वो पथरीला जो इलाका था, लोगों के चलने की वजह से उन रास्तों पर आदमियों को जैसे ट्रैक बन जाता था, यानी एक रास्ता बन जाता था, फिर लोग उन पर चलने के आदी हो जाते थे और वहाँ काफ़ी उनका आनंद उठाते थे उन रास्तों पर से। बर्ड्स, बीज एंड द बटरफ्लाइज, अब यानी वहाँ पर जो क्रिएचर थे, वाइल्ड क्रिएचर, उसके बारे में बताते हैं। बर्ड्स पक्षी, बीज मधुमक्खी एंड द बटरफ्लाइज तितलियाँ आर देयर टू गिव यू कंपनी, यानी तुम्हें वहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगी ये चीज़ें। कंपनी बोलते हैं तुम्हारा साथ देना, यानी अगर तो आप वहाँ घूमने के लिए जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको यही वहाँ देखने को मिलेंगी। और यह मैक्यूज मालाबार स्क्वारल्स, यानी मैक्यूज बोलते हैं यानी एक जीव है, और ये मालाबार स्क्वायर्स, मालाबार की गिलहरी, यानी बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं वहाँ पर। लंगूर्स एंड द ये सिलेंडर आयरिस कीप ए वॉचफुल आई, सिलेंडर आयरिस बोलते हैं एक ऐसा पक्षी या ऐसा जीव जो सब चीज़ पर नज़र लगता है, लेकिन उसको वो खुद किसी को नज़र नहीं आता। सिलेंडर बोलते हैं जैसे पतला सा या लंबा सा। एंड कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्रीज, यानी कैनोपी, यानी ट्रीज में जैसे छुपने के लिए थोड़ी बहुत जो जगह होती है, यानी बैठने के लिए अच्छी तरह से सूटेबल, तो वहाँ वो बैठकर सारे जीवों पर या सारे जो क्षेत्र में जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी उस पर वो नज़र रखता था। I do, however, prefer to step aside for wild elephants, और वो क्या कहता है, I do मैंने किया कि however फिर भी, यह प्रेफर बोलते हैं यानी किसी चीज़ को, एक चीज़ के बजाय दूसरी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना। टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, यानी जो रास्ता होता था, जैसे हम जिस रास्ते पर जाते थे, अगर उसमें हमने रास्ते पे आगे हाथी मिल जाते थे तो हम अपना रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि जो जंगली जो हाथी होता है एक बार वो पीछे पड़ जाए तो वो नहीं दिखता आगे क्या है क्या नहीं है, वो फिर आर पार की चलती है उनकी। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, यानी ए क्लाइंब ऑफ द ब्रह्मगिरी, यानी एक चोटी है, अगर आप ब्रह्मगिरी पर चढ़कर कुर्ग का पूरा नज़ारा लोगे तो वहाँ से जो उसका नज़ारा लगता है, यानी जो व्यू आता है, वो एकदम ऐसा लगता है मानो कि शायद आपने पहले कभी ऐसा नज़ारा देखा ही ना हो। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक व्यू बोलते हैं आश्चर्यचकित जो कर देने वाला जो दृश्य होता है, यानी नज़ारा होता है उसको। और ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, मिस्टी बोलते हैं जैसे धुंध से भरी, यानी जैसे जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ नहीं, थोड़ी थोड़ी सी जो वाष्पन होगी पानी की, उसमें तो हल्की हल्की सी धुंध सी आ जाती है, जिसको कोहरा बोलते हैं। तो वहाँ से जब ऊपर से आप देखोगे तो नीचे ऐसा लगेगा मानो जैसे धुआं ही धुआं है नीचे, और जो नज़ारा जो पेड़ों का, झीलों का, छोटी छोटी पर्वत पहाड़ियों का, वो अजीब लगता है, यानी एकदम मन को मोह लेने वाला है। ए वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ द ये निसारगढ़म, यानी वो कहता है
वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज, यानी जो रस्सियों का जो पुल है, अगर उसको हम क्रॉस कर कर जाते हैं उस पर से हम दूसरी जगह जाएंगे। लीड्स वो जाता है द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगढ़म, यानी निसारगढ़म का एक आइलैंड है, वो लगभग 64 एकड़ में फैला हुआ है, यानी 64 एकड़ की एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसके चारों ओर पानी ही पानी है। तो वहाँ जाने के लिए एक रस्सियों का पुल बनाया गया है, तो उससे होते हुए वहाँ लोग जाते हैं। तो वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, यानी रनिंग इनटू, जब उसमें हम जाते हैं तो हमें रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स, यानी वहाँ पर जो तिब्बत से आए हुए जो बुद्धिस्ट होते हैं वो वहीं पर सबसे ज़्यादा सेटल होते हैं और वहीं पर वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एट नियर बाई ये बाइलकुपी, यानी एक जगह है, इज ए बोनस, यानी बाइलकुपी देखना बोनस का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा एडवेंचर मिलेगा, यानी आप जब वहाँ जाओगे उस लैंडस्केप पर या आइलैंड पर, तो ये रास्ते में आपको मिलेगी, तो रास्ते में ये आपको फ्री में आपका आनंद यानी आपको मनोरंजन करेगी। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्च एंड येलो रॉब्स, यानी जो मॉन्क्स होते हैं, भिक्षु जो होते हैं, बुद्ध भिक्षु, वो कभी कभी वो लाल कपड़ों में, ऑर्च बोलते हैं जिसको केसरिया, या फिर जिसको बोलते हैं वो पीला पीला सा हो रहा है, हल्का पीला सा गेरुआ कलर का, एंड मे बी येलो रॉब्स, और कभी कभी वो पीले जो कपड़े हैं उनको भी यूज़ करते हैं। आर अमोंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट, यानी और उनको देखने के बाद आपको बहुत सारे आश्चर्य या फिर बहुत सारे हैरत अंगेज कारनामे उनके देखने को मिलेंगे, यानी जो बिल्कुल आपने ऐसा लगेगा मानो कभी देखा ही ना हो। दैट वेर टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया राइट हियर एट कुर्ग, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ जो विजिटर्स होते हैं और जो देखभाल करते हैं या डिस्कवरी करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो कहेंगे कि भाई ये हिंदुस्तान का एक दिल है और जिसका नाम है कुर्ग। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।